मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करते हैं उसका नाम है एक्सीलरेटेड मोशन। और यहाँ इस एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर हम लोग जानेंगे एक्सीलरेशन के बारे में कि एक्सीलरेशन होता क्या है और कैसे आप लोग एक्सीलरेशन को निकालते हो और कितनी तरह का एक्सीलरेशन आपके पास स्टडी किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि आपने स्टडी किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि v वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहां, यानी कि इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आता है। ऐसे ही आप लोगों ने स्टडी किया था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए, वहां आप लोगों ने बताया कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट टाइम वहां, और जो टाइम इंटरवल हो सकता है वो अनइक्वल हो, यानी कि अनइक्वल टाइम आ जाए, और या इसका उल्टा हो जाए कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, इक्वल टाइम इंटरवल हो। तो ऐसी जो मोशन थी आपके पास, उस मोशन को हम लोग नाम देते थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और वहां जो वेलोसिटी आपकी वो कैसी आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाती है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक बात देखनी है हम लोगों ने कि जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती है, यानी टाइम के अनुसार वेलोसिटी बदलेगी। जब वेलोसिटी टाइम के अनुसार बदलती है तो ऐसी मोशन को आप लोग नाम देते हो एक्सीलरेटेड मोशन। और यहां जो वो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कहलाती है एक्सीलरेशन। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन होता है उसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट किया जाता है, और ये आएगा किसके इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइड में आपके पास आ जाता है टाइम इंटरवल, यानी कि चेंज इन टाइम भी आप लिख सकते हो, टाइम इंटरवल। अब देखिए, जो चेंज का जो सिंबल था हम लोग यूज करते हैं, या तो स्मॉल लेटर डी का यूज होता है, या कर्ली डेल्टा का यूज होगा, या ट्रायंगल वाले डेल्टा का हम लोग वहां यूज करते थे। तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dv से, और टाइम इंटरवल को हम लोग लिख सकते हैं dt से। और जनरली यहां d ऑफ dt जो ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये किसी भी क्वांटिटी के अंदर टाइम के अनुसार चेंज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो d बाई dt को आप क्या बोलते हो, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि जो आपको समय के अनुसार किसी बॉडी के अंदर, किसी क्वांटिटी के अंदर परिवर्तन के बारे में बताए। अब यहां d ऑफ dt ऑफ वेलोसिटी v, तो यानी कि टाइम के अनुसार कौन बदलता है, यहां वेलोसिटी बदलती है, और यही आप लोगों के पास एक्सीलरेशन होता है। अब यहां dv को आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1, और d2 को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। अब यहां आपके पास एक्सीलरेशन को आप लोग लिखोगे, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, जिस डायरेक्शन में बॉडीज के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होता है, उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, इसका मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन में या वेलोसिटी की डायरेक्शन में बोली जाती है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, अब वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है हम लोगों के पास मीटर पर सेकंड, टाइम के लिए आप सेकंड का यूज करते हो। तो ऐसा करने से हम लोगों के पास एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट आ जाएगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर एक्सीलरेशन। अगर मैं सीजीएस यूनिट यूज करता तो वहां मीटर की जगह पे सेंटीमीटर यूज होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन के लिए क्या आएगी, सीजीएस यूनिट आ जाती है। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा एक्सीलरेशन के लिए, मीटर या सेंटीमीटर के लिए यूज किया जाता है कैपिटल एल का, और सेकंड के लिए यूज किया जाएगा कैपिटल टी का, तो एल टी माइनस 2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, एक्सीलरेशन के लिए। जैसे आपने पिछले वीडियो के अंदर स्टडी किया था किसको, कांस्टेंट मोशन के बारे में, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में, वहां आप लोगों को बताया गया था कि जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम इंटरवल हो तो ऐसी वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या बताया गया था
कि जब आपके पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट या अनइक्वल टाइम इंटरवल हो, या आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल हो, तो ऐसी जो मोशन आपके पास वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी आपके पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। और एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने क्या किया था, जितनी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी उन सबका अर्थमेटिक मीन लिया गया था, यानी कि जितने भी आपके पास जो वेरिएबल वेलोसिटीज आती हैं उन सबका अर्थमेटिक मीन आप लेते हो। तो ऐसे आपके पास एक्सीलरेशन का रिजल्ट आएगा। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में। और कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन को कब प्राप्त करेगी, जब उस बॉडी के अंदर डीवी क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। या मैं ये लिख दूं कि वहां जो dv by dt का जो रिजल्ट है हर बार एक जैसा आए, इक्वल आए, बार बार इक्वल रिजल्ट अगर आता है dv by dt का, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि एक्सेलरेशन वहां उस बॉडी के अंदर कैसा रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। सेकंड आपके पास एक्सेलरेशन, देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन को आप नाम दे सकते थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहां जो मोशन होगी उस मोशन को हम लोग नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप लोगों को याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर एक्सेलरेशन ए हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म या आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखिए जब dv by dt का रिजल्ट हर बार अनइक्वल आए, dv by dt का जो रिजल्ट है हर बार कैसा आए, अनइक्वल रिजल्ट आए, तो उस दौरान वहां उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन बोला जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि जो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है उसमें कांस्टेंट रिजल्ट को निकालने के लिए हम हमेशा एवरेज को निकालते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगी उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन को प्राप्त करने के लिए हम किसको निकाल लेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन को निकालते हैं। और एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ कैसे निकाला जाएगा, जितने भी एक्सेलरेशंस हैं उन सब को जोड़ के और हम उस संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि अर्थमेटिक मीन से हम लोग किसको निकाल लेंगे, यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं। ऐसे ही आपका आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन कब होगा बॉडी के अंदर, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है कब होगा। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे सबसे पहले जीरो एक्सेलरेशन के बारे में। तो बॉडी जीरो एक्सेलरेशन को कब रखती है, जीरो एक्सेलरेशन। देखिए जब dv कांस्टेंट हो, सॉरी dv का जो रिजल्ट है वो जीरो हो और v कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको dv by dt का जो रिजल्ट है यानी कि एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट है वो बार बार जीरो मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि बॉडी किसको प्राप्त करती है, जीरो एक्सेलरेशन को प्राप्त करती है। अब यहां हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रिटार्डेशन के बारे में। देखिए रिटार्डेशन का मीनिंग होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी प्राप्त करती है तो बॉडी रिटार्डेड बोली जाती है, उसके अंदर रिटार्डेशन होता है और मोशन रिटार्डेड मोशन कहलाती है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपके पास dv by dt का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि बॉडी के अंदर dv का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो। ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि बॉडी प्राप्त करती है रिटार्डेशन को। जैसे मान लीजिए कोई मूविंग व्हीकल है, आप एकदम ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने से जो उसके अंदर वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग नाम दे दोगे कि बॉडी ने प्राप्त किया है किसको, रिटार्डेशन को प्राप्त किया है। अब रिटार्डेशन के साथ में नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और बोला जाता है जिसको हम डिसेलेरेशन के नाम से जानते हैं।
लेकिन कई बार क्या होगा कि आप लोग स्टडी करोगे कि हम रिटार्डेशन और डिसेलरेशन को एक साथ यूज नहीं करते हैं। अब रिटार्डेशन और डिसेलरेशन आपका एक जैसा ही शब्द होता है, यहां भी इसका मीनिंग, इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ है। किसके साथ होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन ये है और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये है, तो हम इनको इकट्ठा यूज क्यों नहीं करते? रिटार्डेशन और डिसेलरेशन एक जैसी क्वांटिटीज क्यों नहीं है? देखिए, जो रिटार्डेशन हो सकता है वो डायरेक्शन के कारण भी आ सकता है, यानी कि जब कोई बॉडी मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, यानी कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो उस दौरान भी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि दो कारणों से वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। एक तो डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी को या वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जा सकता है। दूसरा वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जा सकता है उसके डिक्रीज होने के कारण। तो रिटार्डेशन डायरेक्शन के कारण भी आ सकता है, यानी कि। लेकिन डिसेलरेशन हमेशा जो आएगा जब बॉडी के अंदर वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब बॉडी के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज होगी उस टाइम पे डिसेलरेशन वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि डिक्रीज होना किसका? स्पीड या वेलोसिटी का। जब स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डिसेलरेशन वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। और रिटार्डेशन का मैं बता चुका हूं, या तो स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज हो या फिर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। अब यहां हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी अर्थ है, और अर्थ से जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो हम लोगों को पता है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो -g के बराबर होता है। तो यानी कि वहां उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन है उस टाइम पर उस बॉडी के अंदर, और ऊपर की तरफ जाने में क्या होता है कि जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां डिसेलरेशन है। अब हम क्या करें? डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, तो यहां उस दौरान बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, और वैसे डायरेक्शन डाउनवर्ड है यहां, लेकिन जो एक्सेलरेशन है यहां तब भी हम -g लिखें तो भी वहां क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? सॉरी, यहां इंक्रीज होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ आने में क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऊपर की तरफ जाने में क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब देखिए, एक टाइम पे वेलोसिटी का इंक्रीज हुआ, दूसरे टाइम पे वेलोसिटी का डिक्रीज हुआ, और दोनों बार नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोगों ने यहां कंसीडर किया है। तो देखिए, हम लोगों ने बोला डिसेलरेशन तभी यूज किया जाता है जब नेगेटिव वेलोसिटी हो, यानी कि वेलोसिटी का डिक्रीज हो। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है। तो इस कारण हम ज्यादातर डिसेलरेशन वर्ड का यूज नहीं करते हैं, और मैं रिटार्डेशन और डिसेलरेशन में फर्क बता चुका हूं। डिसेलरेशन आपका तभी यूज किया जाएगा जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और रिटार्डेशन आपका किसके कारण भी आ सकता है? डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण भी आ सकता है। तो ये आपका रिटार्डेशन और डिसेलरेशन के नाम से कंसेप्ट है। क्या कोई बॉडी इनफाइनाइट एक्सेलरेशन को प्राप्त करती है? हम ये बात करें यहां, क्या इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो सकता है? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वहां टाइम इंटरवल कैसा हो? इनफाइनाइट हो। अगर dt की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ऐसी कंडीशन में ही एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? या सॉरी, आपके पास जो dt की वैल्यू है वो 0 हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब dt 0 होने का मतलब बॉडी रेस्ट में थी, उसने किसी प्रकार का कोई मोशन प्राप्त ही नहीं किया है, तो इसका मीनिंग ये है कि हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये हो ही नहीं सकता बॉडी के अंदर। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग मानते ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन के दौरान वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगी, यानी कि अगर उस बॉडी की वेलोसिटी के अंदर कुछ टाइम के अनुसार चेंज होता है तो चेंज होने के लिए यानी कि उसने कुछ ना कुछ टाइम जरूर लिया है, तो यानी कि dt वहाँ 0 नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी रेस्ट में ही हो सकती है, तो यहाँ इनफाइनाइट एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हम लेके ही नहीं चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स के बारे में। अब इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स को समझने के लिए हम लोगों को कुछ रिजल्ट्स हमेशा ध्यान में रखने होंगे, और इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो हम लोगों ने निकालनी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग किसको निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को निकाल लेंगे। लेकिन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जरूरी जो है वो कुछ ग्राफिकल रिजल्ट्स को ध्यान में रखना होगा। और वो ग्राफिकल रिजल्ट्स कब कंसीडर किए जाते हैं, अगर मैं यहां बात करता हूं किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन में आप लोगों को पता है जो वेलोसिटी v रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी v यहां कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इसका मतलब यहां कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब dv की वैल्यू कांस्टेंट है वहां। अब dv की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि v की वैल्यू भी वहां कांस्टेंट होगी, v आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन dv का जो रिजल्ट है वो बार बार आपका कैसा आएगा, एक जैसा आएगा, कांस्टेंट रिजल्ट यहां आएगा। अब हम लोग बात करें यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को यहां स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो देखिए हम कुछ ग्राफिकल पोर्शन की बात करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के बारे में। तो देखिए मैं कंडीशंस लेता हूं, जब आपके पास टाइम 0 है, यहां t का मतलब टाइम है, टाइम जब 0 है, x का मतलब पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन आप लोगों ने मानी x नॉट और इनिशियल वेलोसिटी मानी हम लोगों ने u के बराबर। जब टाइम आपके पास स्मॉल t के बराबर है तो पोजीशन x के बराबर है, वेलोसिटी v किसके बराबर है, v के बराबर है। अब हम लोग यहां ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ, एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उनसे जो भी रिजल्ट हमारे निकलेंगे उनको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां किसके बारे में, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। देखिए जब भी बोला जाए पोजीशन टाइम ग्राफ तो इसका मतलब आपकी जो y एक्सिस है उसके साथ पोजीशन ली हम लोगों ने, और जो आपकी x एक्सिस है उसके साथ हम लोगों ने टाइम को कंसीडर किया है, और ये आपका 0 टाइम है। तो मैं पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करूंगा सबसे पहले। तो मेरे पास कंडीशन क्या है, जब टाइम 0 था पोजीशन कितनी थी हम लोगों के पास, x नॉट है। तो ये आपका टाइम 0 है और यहां इस टाइम 0 पर पोजीशन कितनी है हम लोगों के पास, x नॉट के बराबर। देखिए x नॉट का मीनिंग क्या है, यहां ये जो पोजीशन है आपके पास ये x नॉट है, ये किसके बराबर है, x नॉट के बराबर है। जब हम लोगों के पास टाइम t है तो उस टाइम पे पोजीशन कितनी है, x है। यहां मैं लिख लेता हूं टाइम t हम लोगों के पास ये है और पोजीशन x हम लोगों के पास ये है। अब देखिए x पोजीशन का मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ आपके पास वो पोजीशन x के बराबर है। अब आप टाइम और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हो, हम लोग बात करते हैं यहां जब 0 टाइम है तो पोजीशन x नॉट है और यहां आपका टाइम t है तो पोजीशन x है। तो ये मैंने यहां इनको मिलाया है, ये 0 x नॉट, ये आपका t x के बराबर है, ये कोऑर्डिनेट्स जो है। अब मैं क्या करूं, एक टेंजेंट डालूं जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दे, मिला दे, जो इन दोनों पॉइंट्स से क्रॉस करके जाए यानी टच करके जाए, ये आपके पास एक टेंजेंट आ जाता है। और मैं एक एक्सिस क्या करता हूं, पैरेलल कंसीडर करता हूं, किसके, टाइम एक्सिस के। मैंने एक एक्सिस किसके साथ पैरेलल ली, टाइम एक्सिस के पैरेलल ली। तो ऊपर क्या बन चुकी है हमारे पास, एक ट्रायंगल बन चुकी है, और उस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, इसको एंगल थीटा कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए ये हम लोगों के पास किसके बराबर है, x के बराबर, और ये किसके बराबर है, x नॉट के बराबर। ये टोटल पोजीशन आपकी कितनी है, यहां से टॉप पॉइंट तक ये हम लोगों के पास x है और ये हम लोगों के पास x नॉट है,
मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, x में से इस x नोट को घटा दूंगा। तो ऐसा करने से मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा किसके बराबर, यानी कि ये वाली साइड आ जाएगी किसके बराबर आ जाती है, ये वाली साइड x माइनस x नोट के बराबर आ जाती है। और जो ये वाली साइड है आपकी 0 से t, ये भी 0 से t ही है, यानी कि ये हम लोगों के पास टाइम t के बराबर है। ऊपर क्या बन चुकी है आपके पास ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में हम टेंजेंट को निकाल लें, क्योंकि टेंजेंट आपका ये है, आपकी स्लोप लाइन है यहाँ, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो स्लोप है वो किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के बराबर। और टेंजेंट हम लोगों के पास होता क्या है, परपेंडिकुलर x माइनस एक्स नोट है यहाँ, और बेस आपका t है, तो परपेंडिकुलर x माइनस एक्स नोट बाई टाइम t, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन किसके बराबर होता है हम लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और नीचे क्या आपका टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लोगों के पास किसके बराबर होता है, वेलोसिटी v के बराबर। तो इसका मतलब अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा यानी कि टेंजेंट जो होगा, वो टेंजेंट हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी v के बारे में हमें वो इंफॉर्मेशन देगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां एरिया के बारे में। अब यहां जो एरिया है आप लोगों के पास, वो कैसे निकाल लेंगे हम लोग, एक आपके पास ट्रायंगल है, एक आपके पास यहाँ रेक्टेंगल है, तो यानी कि जो एरिया है उसको अगर हम लोग निकालने के लिए बोले तो आपका कौन सा है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है, एक ट्रायंगल का एरिया, एक आपका रेक्टेंगल का एरिया, तो वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये भी हम लोगों को समझना होता है। तो वो एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जिसको हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए आप क्या करते हो, जैसे इसकी बात करते हो, ये x नोट आपके पास, ये टाइम t है, तो x नोट इंटू में t इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, और पोजीशन की टाइम के साथ गुना क्या, हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी है लेंथ इंटू में टाइम जो होती है, तो हम ऐसी क्वांटिटी को निकालते नहीं है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हम लोग यहाँ अगला जो ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर एरिया भी निकाल के चलेंगे, और वो एरिया हमें किसी ना किसी क्वांटिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देगा। देखिए ये पोजीशन वैसे मैं अगर यहाँ ये आपके पास x नोट है और ये आपका टाइम t है, तो t की प्रोडक्ट में x नोट के साथ कर दूं तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा मेरे पास वो, और यानी कि पोजीशन की टाइम के साथ गुना, और पोजीशन की टाइम के साथ प्रोडक्ट हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है ऐसी, तो इसलिए यहाँ हम उस एरिया की बात नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम लोगों ने किसको बनाया है, पोजीशन टाइम ग्राफ को बनाया है। एक एक्सिस में वेलोसिटी, एक एक्सिस में टाइम। जब जीरो टाइम है तो वेलोसिटी हम लोगों के पास u कंसीडर की हम लोगों ने, और जब टाइम t है उस टाइम पे वेलोसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं v वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। तो देखिए फिर आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट मेरे पास ये है, ये आप लोगों को पता है 0 से यहां तक जो वेलोसिटी है वो u है, और यहां तक वेलोसिटी जो हम लोगों के पास वो v है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइम की पैरेलल एक्सिस डाल देते हैं, यानी कि टाइम एक्सिस की पैरेलल लाइन डाल देंगे और एक स्लोप डाल देंगे, और ये थीटा एंगल को कंसीडर कर लेते हैं। और यहां से जो आपके पास ये आएगा, क्योंकि टोटल आपका v, ये आपका u, तो ये हम लोगों के पास किसके बराबर आएगा, v माइनस u के बराबर आएगा। तो यहां जो टेंजेंट थीटा आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, यानी कि जो स्लोप आएगा यहाँ टेंजेंट थीटा, वो आएगा किसके बराबर, v माइनस u बाय t। v माइनस में u यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, dv के बराबर लिखते हैं। और ये t माइनस में 0 आप लिख सकते थे, जो कि dt के बराबर हो सकता है। तो वेलोसिटी का टाइम के अनुसार जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन a के बराबर होता है। तो आप लोगों ने जो बात याद रखनी है, अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ आए, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी v के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब यहाँ आप लोग बात करोगे किसे लेकर,
एरिया को लेकर। अगर हम लोग यहाँ एरिया निकालने लगे किसके अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, तो वो एरिया हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे मैं यहाँ इस रेक्टेंगल की बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, u है, और ये आपका टाइम t है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है आप लोगों को पता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है। तो यहाँ ये रिजल्ट आ जाएगा जैसे ut, यानी कि वेलोसिटी की टाइम के साथ गुना, वेलोसिटी की प्रोडक्ट टाइम के साथ ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ आता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग हमेशा देख के चलेंगे किसको, स्लोप को, और वो स्लोप आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी v के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम लोगों के पास आ जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की। अब देखिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को समझने के लिए मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रख लेता हूं यहाँ। अब किसको रखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अब आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हैं। फर्स्ट आपके पास v = u + at, इसको निकालना है हम लोगों ने। फिर हमारे पास सेकंड आएगी s = ut + ½ at², और थर्ड मेरे पास इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आएगी 2as = v² - u²। इस तरीके से हम लोगों के पास थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं। तो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही लिया है, 0 टाइम पे वेलोसिटी u है और t टाइम पे वेलोसिटी v है, यानी कि ये वाली वेलोसिटी हम लोगों के पास v के बराबर और ये वाली वेलोसिटी u के बराबर। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, v - u के बराबर। तो फिर मैं यहाँ किसकी बात करता हूँ, इस स्लोप की बात करता हूँ, जो ये वाली स्लोप लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को आपस में टच करती है। तो जो ये स्लोप आपका, यानी कि टेंजेंट जो आपका वो स्लोप होता है, और वो स्लोप हम लोगों के पास टेंजेंट थीटा के बराबर है, जो कि v - u बाय में t के बराबर है। और चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम आप लोगों को पता है किसके बराबर आता है, एक्सीलरेशन a के बराबर आता है। और फिर क्या होगा कि t इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोगों के पास v - u बराबर आ जाएगा किसके, at के। और मैंने निकाला किसको, v को, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन प्रूव करनी है यहाँ से। तो v किसके इक्वल आ जाता है, u + at के इक्वल आ जाता है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब हम लोग बात करें सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को हम लोगों ने प्रूव करना है इस ग्राफिकल मेथड से। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ एरिया देखूंगा। अब यहाँ दो अरेंजमेंट आपके पास, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है, इन दोनों को हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और मैंने अभी बताया था आप लोगों को, अगर हम लोगों के पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है। क्योंकि जैसे मैंने नीचे लिया, ये मेरे पास u था, ये t था, तो u इंटू में t यानी कि वेलोसिटी गुणा में टाइम, और वेलोसिटी की टाइम के साथ प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी गुणा में टाइम। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s। अब ट्रायंगल का एरिया देखना हम लोगों ने, किसके बराबर होता है, 1/2 बेस यानी कि t, हाइट यानी कि v - u। तो 1/2 बेस क्या हम लोगों के पास टाइम t है, और हाइट क्या है, v में u है। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया हम लोगों के पास। अब रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये अगर मैं ब्रेथ लेता हूं तो ये लेंथ ले ली मैंने, तो u क्या है मेरे पास, ब्रेथ है, और टाइम t क्या है, लेंथ है, तो प्लस में ut हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास v - u किसके बराबर है, at के बराबर। तो v - u की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ at लिख दूंगा। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या आएगा, ut को मैं पहले लिखता हूं प्लस
1/2 टी और v माइनस यू की जगह पे यहां से कितना लिखा मैंने a t लिखा, तो t की t से प्रोडक्ट t स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा करने से रिजल्ट आ जाता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसको आप पोजीशन टाइम रिलेशन के नाम से जानते हो। किस नाम से जानी जाएगी ये? पोजीशन टाइम रिलेशन के नाम से जानी जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की बात करेंगे हम लोग, यानी कि इसके बारे में। ये भी एरिया से ही निकाली जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां से जो बीच वाली साइड है उसको हटा देता हूं यहां से, तो आपको यहां ये 4 साइडेड अरेंजमेंट दिखाई देगी। ये आपके पास 4 साइडेड अरेंजमेंट है। इस 4 साइडेड अरेंजमेंट के अंदर ये वाला जो टोटल रिजल्ट आपका, यानी कि ये वाला जो टोटल रिजल्ट है हमारा, ये वेलोसिटी v के बराबर है। ये वाला जो रिजल्ट हमारा u के बराबर है, और ये वाला जो रिजल्ट आपका वो टाइम t के बराबर है। ऐसी 4 साइडेड अरेंजमेंट को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, यानी कि एक 4 भुजाओं की आकृति, जिसके अंदर 2 तो पैरेलल साइड रहेगी, एक परपेंडिकुलर साइड रहेगी, और वो साइड्स कैसी हैं? अनइक्वल साइड्स हैं, लेकिन क्या बनाती हैं? एक 4 साइडेड अरेंजमेंट बनाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेपेजियम के नाम से जानते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे किसके एरिया को? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को। और आप लोगों को याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है वो हमेशा किसके बराबर आता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर में आता है। तो यहां हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास किसके बराबर आएगा? डिस्प्लेसमेंट s के बराबर। यहां s जो होता है वो सिंबल होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड आपकी u है, दूसरी v है, यानी कि v प्लस u इनटू में परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड क्या? हम लोगों के पास t है। तो मैंने क्या किया? पैरेलल साइड्स को जोड़ा, मल्टीप्लाई किया परपेंडिकुलर साइड से और डिवाइड किया 2 से। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, यानी कि पैरेलल साइड्स को जोड़ा जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा परपेंडिकुलर साइड के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 से। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। अब देखिए बच्चों, यहां से t का जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आएगा? v माइनस यू बाई ए के बराबर। मैं टाइम t की वैल्यू यहां से लिख दूंगा, तो मेरे पास ये रिजल्ट बनेगा s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, और t की जगह पे v माइनस यू बाई ए। ये मैंने t की जगह पे लिखा है। अब देखिए यहां होगा क्या? जो 2a है वो इधर आके मल्टीप्लाई v प्लस यू और इंटू में v माइनस यू। ये फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के बराबर, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आ जाएगी। और इसको हम लोग नाम देंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के नाम से, या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन आ जाती है हम लोगों के पास। तो ये आपके पास आ जाएगी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के नाम से आ जाती है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? इन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को निकालते हैं। तो आज का लेक्चर यही हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।